बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं। मेरा नाम अभय कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। बिहार में चंपारण ज़िले से, जिसके बारे में आप लोग किताबों में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के हवाले से बहुत कुछ जानते होंगे। जेएनयू से मैंने तालीम हासिल की है। मेरी पीएचडी जो है वो जदीद तारीख़ में है और मेरा जो मकाला था पीएचडी में वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर था। अब आप पूछेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर आपने क्यों अपना मकाला लिखा। तो जिस वक्त मैं पीएचडी में जा चुका था जेएनयू में, तो हमारे जेएनयू में एक वहाँ पे रिवाज ये है कि पीएचडी में जाने के बाद 2 बरस तक आपको एक मौका मिलता है कि आप ये तय कर लें अपने मुताले की बुनियाद पे, माखज़ को देख के, कि आप किस मौजू पे लिखना चाहते हैं, क्या आपका हतमी टॉपिक होगा। वो ऐसा दौर था जब सरकार बदल चुकी थी और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि ये पर्सनल लॉ को टारगेट करके ये जो हुकूमत है ये कुछ न कुछ हासिल करना चाहती है, ऐसा मुझे लगा। और इसीलिए मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ की तारीख़ के बारे में मैंने सोचा। और शुरू में लोगों ने कहा कौन सी ऐसी तंजीम है, इतनी कौन सी बड़ी संस्था है कि आप इसके ऊपर लिखना चाहते हैं, बड़ी छोटी चीज़ है। बहरहाल मैंने अपना टॉपिक पूरा किया और उसके बाद से उस जो टॉपिक है, जो मेरा मकाला था, तो जेएनयू में एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे, उनका इंतकाल 1 साल पहले हो गया। सोशियोलॉजी के बड़े प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद। उन्होंने मुझे कभी पढ़ाया तो नहीं क्योंकि वो रिटायर बहुत पहले कर गए, लेकिन सेमिनार के हवाले से उनसे गुफ्तगू होती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपना टॉपिक मुझे दिखलाओ, क्या तुमने लिखा है। मैंने उनको दिखलाया। तो दिखलाने के बाद उन्होंने कहा कि इट डिजर्व्स टू बी पब्लिश्ड, आप इसको कहीं भेज दीजिए। मैंने कहा कि पब्लिकेशन की एक बड़ी बात ये होती है कि जब तक आपका बड़ा नाम ना हो तब तक कोई छापने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई विल सेंड योर मैन्यूस्क्रिप्ट टू एनी पब्लिशर एंड दे विल नॉट से नो। और उन्हीं की वजह से, मेरी काबिलियत कम, उनकी वजह से मनोहर ने उस पर रजामंदी जाहिर कर दी और मनोहर से किताब 1-2 महीने के अंदर में आने वाली है, जिसका उन्वान कुछ इस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ, सोर्सेज, डेफिनेशन एंड कंटेस्टेशन। अगर आम जबान में कहें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके माखज़, उसकी तशरीह और उसके हवाले से क्या इख्तलाफ है, इसकी बुनियाद पर मैंने लिखा। अब आप पूछेंगे कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे आपने क्या लिखा। तो मेरी एक समझदारी है और मैं इसको मैं इसको बार बार अपनी राइटिंग में लिखता हूँ। कहाँ तक ये चीज़ें पक्की हो पाई है ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं ये सोच रहा हूँ और मैं आपके सामने ये चीज़ पेश करना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी को कई लेवल से उस पर खतरा बोला जा रहा है, कई तरह से उस पर खतरे के बादल छा रहे हैं। डेमोक्रेसी की जड़ को कमजोर करने के लिए तरह तरह से हमले हो रहे हैं। देखिए, एक हमला बहुत ही डायरेक्ट हमला होता है। वो डायरेक्ट हमला जो है ना, वो बड़े नादान लोग करते हैं। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने कहा कि हम आपसे झगड़ा करेंगे, हम आप पे लाठियाँ बरसाएंगे। तो वो जो लाठियाँ बरसाने वाला जो इंसान है वो है आपका मुखालिफ, लेकिन वो छोटे दर्जे का मुखालिफ है। बड़ा मुखालिफ वो है जो आपकी तस्वीर, आपकी तारीख, आपकी तहजीब, आपका कल्चर को बर्बाद कर दे और ऐसे बर्बाद करे कि आपको ये एहसास दिला दे कि हम तो बर्बाद थे ही थे। मतलब आपके अंदर में एहसास से कमतरी पैदा कर देना, आपकी चीज़ों को गलत तरीके से तशरीह करना, आपको ही बुरा कहना। अगर कोई किसान खेत में काम कर रहा है और लगान वो नहीं दे पा रहा है और कोई अफसर उसको कोड़े बरसा है,
तो आप किसान के दिमाग में ही बात डाल दीजिए कि आप लगान नहीं दे पा रहे हैं, आप कोड़े खा रहे हैं, तो कोड़ा बरसाने वाला इंसान आपकी भलाई कर रहा है, आपको अच्छे राह पे ला रहा है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का इस्तेमाल कुछ चालाक लोग इस तरह से कर रहे हैं ताकि मुसलमानों के अंदर में ये बात बैठ जाए कि अरे हम तो मॉडर्न है ही नहीं है, अरे हम तो जमाने से बहुत दूर चले गए हैं, अरे हमारा जो कानून है इसमें कितनी बुराइयां हैं, हमको इसको बदल देना चाहिए। जो बाहरी लोग कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमजोरी आपके अंदर में नहीं होगी, कमजोरी उसके अंदर में भी है जो आपको कमजोरतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी कमजोरी पे बात नहीं करेगा। वो आपकी कमजोरी को, तिल के बराबर भी अगर कोई कमजोरी हो तो उसको वो पहाड़ के तौर पे दिखला के आपको ज़हनी तौर पे आपको क्या कहें शिकस्त खुर्दा करना चाहता है। ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो माइनॉरिटी को ही समाज के अंदर में जितनी बुराइयां, जितनी समाज के अंदर में बैकवर्डनेस, समाज के अंदर में जितनी गैर मसावी जो कानून है, जो सिलसिला है, उसके लिए आप ही को जिम्मेदार ठहरा देंगे। मिसाल के तौर पे मेजॉरिटी कम्युनिटी देशभक्त है, माइनॉरिटी कम्युनिटी देशभक्त नहीं है। मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो मुल्क को आगे बढ़ाना चाहता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो मुल्क को पीछे लेके जाना चाहता है। मेजॉरिटी कम्युनिटी उसका कोई पर्सनल लॉ नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी पर्सनल लॉ मांग रहे हैं, इनको एक दामाद वाली ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन मैं बता दूं, पर्सनल लॉ हिंदुओं के भी हैं, पर्सनल लॉ ईसाइयों के भी हैं, पर्सनल लॉ पारसियों के भी, पर्सनल लॉ सबके हैं। लेकिन मीडिया में बात फैलाई जाती है कि पर्सनल लॉ जो है उसको सिर्फ एक्सक्लूसिव मुसलमान ही इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेकुलर पार्टियां हैं जो उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं। महिलाओं की, खवातीन की समस्याएं मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी उतनी ही है या ज्यादा है, लेकिन उस पर बात नहीं होती, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ऊपर ही बात होती है। आप देखिए कि एक खास धार्मिक जगह पे जाने के लिए सरकार ट्रेन चला रही है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो रिलीजियस है। लेकिन कोई इंसान अगर चुपचाप अपने घर के अंदर में अल्लाह की इबादत करना चाहता है तो उसे हम कहते हैं कि ये तो मजहबी लोग हैं, ये तो मजहब में ही फंसे हुए हैं, ये सेकुलर लोग नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए इसका एक मेजोरिटेरियन टर्न हो रहा है। और ये मेजोरिटेरियन टर्न कोई आपको बराह रास्त आपको पीट के, आपको मार के, आपका खून बहा के नहीं किया जा रहा है। वो ऐसा किया जा रहा है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन उसकी अच्छी स्पिरिट को हम खत्म कर देंगे। हमारे पास मुसलमानों के इदारे होंगे, लेकिन हम वहां पे गलत लोगों को भर देंगे। हमारे पास कोर्ट और कचहरी होंगे, लेकिन वहां पे इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे पत्रकार और अखबार और मीडिया वाले तो होंगे, लेकिन वो आपकी बात नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां पे माइनॉरिटी को विलियन, माइनॉरिटी को खलनायक बना के पेश किया जा रहा है। वो ऐसे मुल्क में जहां पे अगर यहाँ के मुसलमान या दलित और ईसाई और पिछड़े और बैकवर्ड क्लासेस के लोग अगर काम करना बंद कर दें तो ना किसी को दूध मिलेगा, ना किसी को पानी मिलेगा, ना किसी को अनाज मिलेगा, ना किसी का घर बन पाएगा, ना कोई एक दिन के लिए जिंदा रह सकता है। तो मैं कह रहा हूं जिंदगी देने वाले को ही बदनाम की जा रही है, और जो लोग बैठ के इस्तेहसाल कर रहे हैं वही लोग अपने आप को अच्छा कह रहे हैं। आप देखिए, आपके कर्नाटका में स्टोरी आई थी कि जो महिलाएं, जो लड़कियां, जो बच्चियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हिजाब पहन के जा रही हैं, पर्दे में जा रही हैं, उनके ऊपर मतलब मचाया जा, शोर मचाया जा रहा। हम दिल्ली में भी जाने कितना कोर्ट कचहरी मुकदमा क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन ये जरा सोचिए, किसी भी महजब समाज में क्या किसी को कपड़ा पहनने के लिए कोई इशू हो सकता है? आप बताइए, क्या किसी को दाढ़ी रखने के लिए क्या ये कोई इशू हो सकता है? तो हमारे मुल्क में ऐसा ही हो रहा है और इससे हमें लड़ना है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि लड़ाई जो सामने वाली है वो जितनी खतरनाक नहीं है। वो लड़ाई जो है वो आपको पीछे से आपके ऊपर वार किया जा रहा है और आपके ऊपर कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है
कि हम मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं देंगे। ये कहा जाए मुसलमान जो है अपनी महिलाओं को बराबरी का ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। अभी एक चीज देख लीजिए, अभी बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जरा जो पत्रकार जो सहाफी ये बातें कह रहे हैं उनसे मेरी यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है कि आप जो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, आपने लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है क्या? एक लॉ कमीशन भारत सरकार का है, कोई आपका और मेरा नहीं है। लॉ कमीशन को यही सवाल पूछा गया था कि आप पता कीजिए कि क्या इस मुल्क में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है क्या? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत को लेकर लॉ कमीशन ने, साबिका लॉ कमीशन ने क्या किया, लोगों से राय मांगी। किसी एक व्यक्ति की मनमानी नहीं थी, एक्सपर्ट की राय हुई, लोगों की राय आई, बहुत सारे मेमोरेंडम आए, बहुत सारे लोगों ने खत लिखे, ईमेल लिखे, और लिखने के बाद उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट शाया की, और ये रिपोर्ट इंटरनेट पे मौजूद है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जैसे मल्टी कल्चरल डाइवर्स कंट्री के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। हमें रिलीजियस प्लुरलिज्म यानी मजहबी तनव्वु तकसीरियत में हम यकीन रखना है, और यही जो है, यही पैगाम गांधी जी का पैगाम था, यही पैगाम देश में जो मुजाहिदे आज़ादी मौलाना आज़ाद का यही पैगाम था, अम्बेडकर जी का भी यही पैगाम था, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सारे शहीदों का यही पैगाम था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही बातें लिखी गई है। तो इस बातों पे कोई बात नहीं हो रही है कि आप ही का लॉ कमीशन कह रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डाइवर्सिटी की बात कीजिए। और हाँ, पर्सनल लॉ की जहां तक बात है, तो पर्सनल लॉ में औरतों के हुकूक को मजीद बढ़ाने के लिए आप अलग अलग पर्सनल लॉ पे काम कीजिए, और आपको महिलाओं के अधिकार, खवातीन के अधिकार, खवातीन के नुक्ते नजर से देखिए, ना कि उसे आप मेजोरिटी कम्युनिटी के नुक्ते नजर से देखिए। मैं बता दूं कि लोगों को लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ही दिक्कत है, हिंदू पर्सनल लॉ में भी आपको मैं बता दूं कि उसमें जो अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है उसमें उनको बहुत सारे टैक्स के रिलीफ मिलते हैं, इस पे बात नहीं होती है। सिखों का ये कहना है कि चूंकि एक हम अलग कम्युनिटी हैं, इसलिए जबरदस्ती आप हमको हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर में मत रखिए, इस पे बात नहीं होती है। इस पे भी बात नहीं होती है कि कई जगह पे मुस्लिम पर्सनल लॉ की अच्छी बातों को भी लॉ कमीशन ने उसकी निशानदेही की है। और एक और बात कही जाती है कि मुसलमान जो हैं उनकी कई शादियां होती हैं, मुसलमान जो होते हैं वो पॉलीगेमी करते हैं, लेकिन लॉ कमीशन ने भी इस बात को माना है कि पॉलीगेमी का सबसे ज्यादा मिसयूज जो है मुसलमान के अलावा कोई और कर रहा है। लॉ कमीशन ने ये भी कहा ईसाई धर्म के अंदर में भी जो पर्सनल लॉ जो है उसके अंदर में भी कुछ महिलाओं के प्रति अगर कुछ अधिकार की जरूरत है, तो उसके लिए भी वो कह रहा है कि अगर वीमेन को राइट्स देनी है तो आप उस धर्म के, उस पर्सनल लॉ के लोगों से आप राब्ता करके आप उसके अंदर में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन कहीं से भी लॉ कमीशन का एक कहना नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ ही खराब है और बाकी पर्सनल लॉ अच्छे हैं। देखिए इस मुल्क में एक और है कानून जिसको हम सेकुलर मैरिज एक्ट कहते हैं। सेकुलर मैरिज एक्ट, मान लीजिए कि दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करना चाहते हैं तो सेकुलर मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सेकुलर मैरिज एक्ट के अंदर में भी आप देखेंगे तो उसमें भी हिंदू कोड बिल जो है, जो हिंदू रस्म रिवाज है उसकी अक्कासी, उसकी छाप जो है आपको सेकुलर कोड में भी दिखती है। यानी अगर आपने माइनॉरिटी के अधिकारों को दिया नहीं, उसको अपनाया नहीं, उनके कल्चर और उनके सकाफत को आगे बढ़ाने के लिए मौका नहीं दिया, तो सेकुलरिज्म के अंदर में भी वेजिटेरियनिज्म आ जाएगा। तो यही बात लॉ कमीशन ने कहा, लेकिन लॉ कमीशन की बात कोई नहीं सोचता। इलेक्शंस आया तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैं एक और चीज बता दूं, ये मामला हिंदू और मुसलमान का ही नहीं है, ये मामला ईसाइयों का भी, ये मामला पारसियों का है, और इससे ज्यादा ये मामला इस देश के आदिवासियों का है। क्योंकि ये बात याद रखिए कि जो आदिवासियों के जो इलाके हैं वहां पे उनको कुछ खुसूसी तहफुजात दिए गए हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है कि उनकी जमीन कोई बाहरी नहीं खरीद सकता है। और ये भी साजिश है पैसे वाले लोगों का, जमीन हड़पने वाले लोगों का, कि जो उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है उस प्रोटेक्शन को यूनिफॉर्म लॉ के तहत उसको हम खत्म कर दें, और जो मरकजी कानून है उसकी मुदाखलत को हम बढ़ाएं। लेकिन एक अच्छी जमहूरियत वही है जहां पे सबकी चले,
जमहूरियत की पहचान इलेक्शन होना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिक्टेटर जो हैं वो इलेक्शन कराते हैं और उनको 99% वोट मिलते हैं। जमहूरियत का नाम सिर्फ इलेक्शन नहीं है, जमहूरियत का नाम मेजॉरिटी भी नहीं है। अगर इस कमरे में 50 लोग बैठे हुए हैं और 49 लोग 49 लोग कहें कि हमें सिगरेट पीना है और एक इंसान कहे कि नहीं सिगरेट मत जलाओ, ये अच्छी चीज नहीं है, इससे बीमारी फैलती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वोटिंग करा लो और वोटिंग कराने के बाद 49 की बात मान ली जाएगी और 49 सिगरेट पिएंगे इस कमरे के अंदर में और एक इंसान की जान ले लेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब जो है वो मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब 19वीं सेंचुरी में एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे इंग्लैंड के, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने उस समय इस बात को लेके उन्होंने परेशानी जाहिर की थी कि डेमोक्रेसी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो आ रहा है उस जमाने में, जो नुमाइंदा हुकूमतें बनेंगी, उसमें इस बात को उनको डर है कि इसमें जो बातें जो सही होंगी लेकिन इसको ज्यादातर लोग पसंद नहीं करेंगे, उस बात को दबाने की कोशिश की जाएगी। तो डेमोक्रेसी का मतलब चुनाव नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं। इलेक्शन बहुत ही अहम है लेकिन सिर्फ इलेक्शन डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब माइनॉरिटी को हर चीजों के लिए खलनायक बनाना नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब है कि सत्ता का, इक़्तिदार की मरकजियत भी डेमोक्रेसी नहीं है। इस मुल्क में पार्टीशन इसलिए हुआ, इस मुल्क का तकसीम इसलिए हुआ क्योंकि हमने सत्ता की मरकजियत की। हम कहते हैं कि तकसीम के लिए फला लीडर जिम्मेदार हैं, वो पार्टियां जिम्मेदार हैं, उनका रोल हो सकता है, लेकिन जो पहली बात मुझे लगता है एज ए तारीख का तालिब इल्म होने के नाते, मरकजियत, इक़्तिदार की मरकजियत ये ठीक नहीं है। सही हुकूमत वही है जिसको एक अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट डहल। तो रॉबर्ट डहल ने कहा है डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी का उनका डेफिनेशन है, इट इज ए लिमिट ऑन, इट इज, वो कह रहे हैं ऑथोरिटेरियनिज्म क्या है, गैर जमहूरी हुकूमत क्या है। तो रॉबर्ट डहल कह रहे हैं इट इज ए लिमिट ऑन पोलियार्की, यानी सत्ता के जितने भी अलग अलग ज़ुहूर हैं, सत्ता के जितने अलग अलग एक्सप्रेशन हैं, समाज के जितने तरह तरह के लोग हैं जो उनके एस्पिरेशन हैं, अगर आपने उसको दबाने की कोशिश की और एक ही व्यक्ति की बात सही मानी जाएगी, एक ही पार्टी की बात सही मानी जाएगी, एक ही जात और धर्म के लोगों की बात सही मानी जाएगी, एक ही खित्ते में पैदा होने वाले लोगों की बात मानी जाएगी, एक ही जबान बोलने वाले लोगों की बात सही मानी जाएगी, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए हम लोगों को चुनाव आ रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखनी है कि इस देश में डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा जरूरत महकूमों की है। स्टडी हुआ है, स्टडी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने किया, एक जावेद आलम बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनकी किताब है हु वांट्स डेमोक्रेसी, जमहूरियत के तलबदार कौन है। जमहूरियत को चाहते हैं दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी। जमहूरियत को पैसे वाले नहीं चाह रहे हैं, जमहूरियत को नागपुर वाले लोग नहीं चाह रहे हैं, जमहूरियत को बाबा साहब अम्बेडकर के लोग चाह रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत की वजह से जो हमारे जो नाकिस लीडरों के दिलों में जो बातें भरी हुई हैं वो भी खुल के नहीं बोल पाते हैं। उनको भी कभी कभी जाके आपको बाबा साहब अम्बेडकर के मजस्समा पे गुलपोशी करनी पड़ती है, कभी कभी दरगाह पे चादर उनको भी भेजना पड़ता है। ये डेमोक्रेसी की ताकत है। तो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने लैंग्वेज को बदलने की जरूरत है, हमें अपनी सोच को बदलने के लिए। हमारे लिए डेमोक्रेसी का मतलब जहां पे माइनॉरिटी को अधिकार मिले, और माइनॉरिटी का मतलब दबे कुचले लोग। ये गलत बात लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम, माइनॉरिटी का मतलब दबे कुचले लोग। उसमें रिलीजियस माइनॉरिटी भी आएंगे, उसमें दलित भी आएंगे, उसमें आदिवासी भी आएंगे, उसमें कोई भी जो महकूम और जो कमजोर तबका आएगा, उसकी भलाई का नाम ही डेमोक्रेसी है। गांधी जी के अल्फाज में, जो इंसान सबसे कमजोर है उसको ध्यान में रख के तुम कोई फैसला करो, उसको गांधी जी कहते अंतिम इंसान, अंतिम आदमी, आखिरी इंसान के बारे में सोचो। अगर तुम मिठाई बांट रहे हो तो जो इंसान आखिर में है उसके बारे में सोचो कि उस तक मिठाई जरूर पहुंचनी चाहिए। सत्ता को, इक़्तिदार को अपने हाथों में मत रखो, और नस्ल परस्ती, कास्टिज्म, ये सब चीजें ठीक नहीं है। सबको अधिकार दो, तभी मुल्क आगे बढ़ पाएगा। और माइनॉरिटी को खलनायक बना के, उनको बलि का बकरा बना के, उनको गाली दे के
वोट हासिल करने से सत्ता जो है आपकी कुछ दिनों तक तो चल पाएगी, लेकिन ये मुल्क को कमजोर करेगा। और एक और आखिर में बात करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा कि आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि जब तक तमाम दबे कुचले लोग एक साथ ना आए तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को अपने जो भाई दूसरे कम्युनिटी में हैं उनके पास भी जाना चाहिए, बगैर किसी बेलौस खिदमत करनी चाहिए, बगैर किसी उम्मीद के। अगर वो आपको गाली भी दे, अगर आपको भगा भी दे, तब भी आपके दिल में उनके प्रति जो है, उनके तीन जो है, कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें ईसा मसीह की बात को याद रखना चाहिए कि ये लोग नादान लोग हैं, इनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने हमारे बीच में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। अगर कोई दलित है, अगर वो जाके कहे कि हमारे इलाके में पानी नहीं है, हमारे इलाके में स्कूल नहीं है, तो पुलिस और इंतजामिया के लोग कार्रवाई करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन वही दलित अगर ये जाके कह दे कि मुझे किसी मुसलमान से झगड़ा हो गया है, तो उसकी हिमायत में पूरी के पूरे लोग आ जाते हैं। इसलिए हम इस बात को समझनी होगी कि इस देश का मूल निवासी यहीं के लोग हैं, जो लोग आज सत्ता से बाहर हैं, जो हाशिए पे हैं, जिनके कल्चर को बुरा कहा जा रहा है, और जो बैरूनी कल्चर है, जो ऊपर से थोपी गई है, जो बाहर से आई गई है, उसी को यहाँ का नेशनल कल्चर कहा जा रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी के ऊपर जो बड़ा खतरा है वो तोप और गोला और बारूद से ज्यादा बहुत है। अय्यारी और मक्कारी और चालाकी, और जमीन रहेगी, बिल्डिंग रहेगी, इमारत रहेगी, लेकिन उसकी बुनियाद को खोखला कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे खोखला किया जा रहा है। लेकिन तारीख, इंसानी तारीख इतनी छोटी नहीं होती है। हम जैसे लोगों ने, हमारे से पहले लोगों ने भी बहुत कुछ किया है, लड़ा है, शहादत दी है, कुर्बानियां दी हैं। हम लोगों को भी जो भी पुरअमन तरीके से, पीसफुली, डेमोक्रेटिक तरीके से अपने घर और जिंदगी को बढ़ाते हुए और रिवोल्यूशन करने का किसी को ये नहीं लेना चाहिए। हम लोग भी जेएनयू में पढ़े थे, लगता था कि हम ही रिवोल्यूशन कर देंगे, हम ही इनकलाब ला देंगे। अब थोड़ी एक दो बार सफेद होने के बाद अब एहसास होता है तुम्हें जो करना है वो करके गुजर जाओ, बाकी समाज खुद ब खुद बदलेगा। और हमें एक मोतदिल जिंदगी भी जीनी चाहिए। हमारे जो फराइज हैं, हमारे घर के तई, हमारे समाज के तई, उसको भी पूरा करना चाहिए। जो कुछ बने वो करना चाहिए। हमें खुद क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए, और हमें चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए, और हमें मायूसी में भी मुब्तला नहीं होनी चाहिए। हर चीजों का कंट्राडिक्शन, तजाद पैदा होगा। और जो लोग आज ताकत में बैठे हुए हैं, इनसे पहले भी लोग ताकत में बैठे हुए थे, इन लोगों ने जुल्म और जाब्ती की है, उनका भी दौर चला गया। तो जो लोग आज जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उनका भी दौर चला जाएगा। लेकिन हमें कोई मतलब थप्पड़ भी मारे, फिर भी हमें भारत की जमहूरियत और जो हमारा यहाँ की जो अखलाकी जो जिंदगी है, उसकी रोशनी में हमें आगे बढ़ना है। हमें घबराना नहीं है। आप लोग मुझसे ज्यादा, आपके पास तजर्बा है, आपको मैं क्या बतलाऊं, लेकिन यही आजकल मैं सोच रहा हूं। मैंने सोचा कि आपके साथ में इस बातों को शेयर कर दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर आपका क्या होगा? फिर से बताइए। जब जुल्म बढ़ता है, जी, इंकलाब आने का अंदेशा वही रहता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि जब तक गर्मी नहीं होगी ना, देखिए आपने जो मुझसे बात कही, मैं मौसम को लेके कभी कभी सोचता था कि एक गर्मी नहीं आती है ना, अभी आ गई है गर्मी। कभी कभी लगता है गर्मी नहीं आती, कितना अच्छा होता। बिल्कुल हमेशा टेम्परेचर जो है ना, बिल्कुल फरवरी वाला या जनवरी वाला ही टेम्परेचर रहता, मान लीजिए 15 और 20 और 25, है ना, अब बिल्कुल अच्छा लगता है ना। लेकिन गर्मी अगर ना हो तो ये दुनिया नहीं चल पाएगी। क्योंकि हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, मुझे नहीं पहले लगता था, ये बात का एहसास नहीं होता था। हम समझते कि ठंडे मुल्क के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे मक्खियाँ नहीं है, मच्छर नहीं है, बिल्कुल आराम की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि हम लोग गर्म मुल्क के जो लोग हैं, यहाँ पे जितने तरह के फल और पौधे और फ्रूट्स जो होते हैं वो नहीं हो पाते वहाँ पे एक ही फसल साल भर में होगा। हमारे यहाँ 4 फसल हो जाती है। तो ऊपर वाले ने रेगिस्तान को भी बनाया है, गर्मी भी बनाई है। अगर गुलबर्गा में एक गर्मी इतनी पड़ रही है तो इससे भी किसी न किसी को फायदा हो रहा है, तभी ऊपर वाले ने ये गर्मी बनाई है। तो मेरे कहने का मतलब इनकलाब जो है
बदलाव जो है, और इनकलाब को हम लोग कई बार बहुत ही सिनेमा के तौर पर देखते हैं, कोई झंडा लिया हुआ है, कोई इंसान, लोग चल रहे हैं और कुछ बिल्कुल जंग जैसा माहौल है। नहीं, इनकलाब का मतलब है इंसान को अपने आप को बदलना। अगर कोई भूखा इंसान है, अगर उसको आप अपने घर का खाना या अपने तरफ से आप उसको खाना खिला रहे हैं, उसके लिए रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, उसके साथ अस्पताल जा रहे हैं, ये भी एक तरह का इनकलाब है। तो मुझे लगता है कि जब हालात गंभीर होंगे, हालात खराब होंगे, तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है। एक मुस्बत तरीके से भी वो चीजें जाती हैं और एक मनफी तौर पे भी जाती हैं। एक वेबर करके बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट थे, तो वेबर ने कहा कि जब जब क्राइसिस होता है तब तक करिश्माटिक लीडरशिप पैदा होती है, क्राइसिस के दौर में। और वो करिश्माटिक लीडरशिप गांधी जी के भी शक्ल में हो सकती है और आजकल के भी कुछ करिश्माई जो लीडर हैं उनकी शक्ल में भी हो सकती है। तो परेशानी होने से ये जरूरी नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी, यहीं पे ह्यूमन विल की जरूरत पड़ गई, हमें उसको सही दिशा में लेके जाना है। अगर पानी है तो खेत में पहुंचे, ना कि किसी को डुबा दे। तो मेरा यही मानना है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत सोचते थे, आपको मैं क्या बताऊं, जेएनयू में धरना, हड़ताल, यहाँ प्रोटेस्ट, वहां प्रोटेस्ट, खाना नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी करनी है और हमें अच्छे समाज के बारे में भी सोचना है। और इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मजदूरों की मजदूरी मार दी जाएगी तो उसके बाद इनकलाब आ जाएगा। उस मजदूरों के अंदर में वो शऊर भी तो पैदा करना होगा, शऊर भी तो पैदा करना होगा। हो सकता है कि उस मजदूर की मजदूरी मार ली जाए और उसके कान में कोई कहे कि तुम्हारी मजदूरी ठेकेदार ने नहीं मारी है, तुम्हारी मजदूर एक अकलियत कम्युनिटी के लोगों ने मार ली है। हो सकता है उसका एंगर को डायरेक्ट कर दिया जाए। इस देश में हो रहा है, एक महकूम तबका को दूसरे महकूम तबके के खिलाफ मिसडायरेक्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए इंसानी विल का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना यहाँ पे है, कुछ करना भी होगा। ऐसे नहीं है, अगर आप लोग किसी आफत के वक्त में राहत और आबादकारी का काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता, करना पड़ता है, उसके लिए लफड़े लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, सोचना पड़ता है। 10 लोगों को इकट्ठा करना। आज मैं आके आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ, जिसने इस प्रोग्राम के बारे में सोचा, जिसने लोगों को बुलाया, जिसने मैसेज को कम्युनिकेट किया, इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोग नहीं आए होंगे, कुछ लोग आएंगे, तो इतना आसान नहीं होता। तो हमें क्या है, घबराना नहीं चाहिए परेशानी से, और परेशानी होने के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी ये जरूरी नहीं है। फिर इंसान का रोल कहाँ रहा? इंसान का रोल कहाँ रहा? हम चाहें तो इबादत भी कर सकते हैं, हम चाहें तो शैतानी काम भी कर सकते हैं। इसीलिए तो इंसान को है, अगर मैं आपको कुरान से कुछ सीखूं और उसी को बात करूं कि फरिश्तों से आगे उसका मर्तबा क्यों दिया गया, कि उसके अंदर में एक सेंस है कि वो अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। वो बुरा कर सकता है लेकिन उसने नहीं किया। वो आपके जेब से पैसे छीन सकता था लेकिन नहीं छीना, उसने अपने जेब से 100 रुपये निकाल के गुलबर्गा स्टेशन पे किसी के लिए टिकट खरीद दिया। तो ये विल की भी जरूरत है, अपने आप कुछ नहीं होता है। जी वालेकुम सलाम। जी बड़ी खुशी हुई आपकी उर्दू ज़बानी सुनकर। जी आपने साबित कर दिया कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान, जी 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 यहाँ के सारे देशवासियों की ज़बान, जी जी उसके साथ जो है एक सौदा शुरू किया जा रहा है। जी जी आपने ये प्रूव कर दिया। जी दूसरी बात यह है कि आपने अपनी तकरीर में बता दिया कि डेमोक्रेसी के माने इलेक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी के माने मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, आपको याद दिलाता हूँ, डेमोक्रेसी के माने है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो यही उसूल हमारी आज़ादी के देश से अब तक चल रहा है और इसी की बुनियाद पर, अक्सरियत की बुनियाद पर ये सारा जो है ना इसका अमल पूरा होता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि उनके हुकूक वगैरह लोग अगर उसको मिसयूज कर रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, तो ये अलग बात है, लेकिन प्रोसेस तो वही होगा। अगर हम इलेक्शन के माने नहीं है, मेजॉरिटी के माने नहीं है, तो ये जो है इसका डेफिनेशन अलग होगा। तो मुझे इसकी थोड़ी सी वजाहत चाहिए था। एक आखिरी सवाल इस सिलसिले में, इसको मैं बोल दूं। जी जी देखिए, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं चुनाव के खिलाफ हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो आपने कहा कि लोगों की हुकूमत, लोगों के जरिए बनाई गई हुकूमत और लोगों के लिए काम करने वाली हुकूमत, इस डेफिनेशन को मैं भी दिल से मानता हूं, मेरा कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, पीपल, पीपल का मतलब हुआ लोग, ठीक है, आवाम। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये आवाम का तस्वुर क्या है,
जो मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करता है उसका आवाम का तस्वूर आवाम नहीं है, वो आवाम के नाम पे चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए काम कर रहा है। अगर आवाम का तस्वूर रियल में आवाम होता तो यहां पे कोई सेक्रेटरी ये फरमान जारी नहीं करता कि स्कूल में बच्चियां हिजाब पहन के जाएंगी या साड़ी पहन के जाएंगी या दुपट्टा पहन के जाएंगी तो स्कूल में नहीं दाखिल हो सकती हैं। वो बच्चियों से पूछता, बच्चियों का एक इज्तिमा करता और पूछता कि हजारों बच्चियों आओ बताओ, हमें लगता है कि तुम ये साड़ी पहन के जाती हो, ये मुझे ठीक नहीं लगता है, तुम बुर्का पहन के जाती हो, हिजाब पहन के जाती हो, ठीक नहीं लगता, तुम्हारे लिए मैंने इस तरह के ड्रेस बना दिए हैं, तुम यही पहन के जाओ। तो अगर सारी बच्चियां कहती कि इस ड्रेस के हम खिलाफ नहीं हैं लेकिन हम यही पहन के जाना चाहते हैं, तो आपको हमारी बात को माननी होगी। लेकिन क्या कर रहा है सेक्रेटरी, हुकूमत में बैठे हुए क्या कर रहे हैं, चुनाव से 10 दिन पहले इस तरह का फरमान जारी। तो इसका मतलब है, एक देखिएगा, एक पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कंसेप्ट पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म, तो ये जो सरकार है ये पॉपुलिज्म का इस्तेमाल करते हैं। पॉपुलिज्म का मतलब ये हुआ, इसको बहुत ही आसान जबान में अगर कहूं, जनता के नाम पे हुकूमत हो रही है लेकिन जनता का ही नुकसान किया जा रहा है। इनके दावों में जो जनता है वो जनता इनके कामों में नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूं क्योंकि अब हम पार्लियामेंट जा रहे हैं, पार्लियामेंट में दाखिल होने से पहले हमने क्या किया, वहां माथा टेक दिया, वहां लेट गए और हमने कहा ये जमहूरियत का मंदिर है, ठीक है। तो आपने उस पार्लियामेंट को जमहूरियत का मंदिर बना दिया। आपने एक ऐसी बातें पेश की जैसे लगता है कि कितना बड़ा भक्त है, कितना सिंसियर इंसान है ना, ये बिल्कुल इबादत करता है ना। लेकिन जब आप पार्लियामेंट के अंदर में जा रहे हैं और जब किसान बिल आ रहा है तो उस पर आप चर्चा नहीं करना देना चाहते हैं, आप जल्दी से उस बिल को पास करा देना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने पार्लियामेंट की बेहुरमती की। हम सिर्फ उसके पैर पे गिर जाने से नहीं होगा, तो हम जनता का ही सरकार चाहते हैं, जनता की ही बात मानना चाहते हैं। लेकिन उस जनता में उनके लिए जनता चंद मुट्ठी भर लोग है ना। कहा जाता है कि हमारे जो लीडर हैं वो पिछड़े समाज से आते हैं। अरे पिछड़े समाज से अगर आप तुम आते हो तो बताओ ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5% क्यों हैं ओबीसी के लोग। जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हो तो कहते हो कि हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनका किसी भी गैर कानूनी चीजों से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो जब ये बात कहते हो तो अपनी पुलिस को भी तो यही बात कह दो। अगर तुम कहते हो कि इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है तो फिर अपने लोगों को यहां कह दो कि भाई आप उनके खिलाफ कुछ ना बोलिए। तो हम भी डेमोक्रेसी ही चाह रहे हैं, हम भी इलेक्शन ही चाहते हैं, हम कोई राजतंत्र और राजशाही के हम नहीं हैं उसके पक्षधर, हम उसके कायल नहीं हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब ये जो सरकार जो चलती है, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर या जिन लोगों की कुर्बानियों की वजह से एक जनता के खिलाफ जाके आप अब नहीं इलेक्शन जीत सकते हैं। आपको जनता का नाम बार बार लेना होगा, आवाम का नाम बार बार लेना होगा। अगर ये मान लीजिए कि झुग्गियां हैं, इस झुग्गी को तोड़ने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि जनता के लिए सही है, इसकी साफ सफाई करनी है, यहाँ पे पार्क बन जाएगा। तो हर चीज आपको जनता के नाम पे ही करना है क्योंकि डेमोक्रेसी की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है। लेकिन ये भी एक दूसरी बात है, दूसरी बात ये हो गई उसी चीज पे अमल नहीं करना। ये एक तरह का मुनाफकत है, एक तरह का निफाक है कि हम मानेंगे भी लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है उसको नहीं मानेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है, लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होना चाहिए तो आर्टिकल 44 में है। उससे पहले रियासत को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप मजदूरों को उनका हक दो, खवातीन को उनका हक दो। एक फलाही रियासत को तुम कायम करो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, रेलवे को किसी और को दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट को किसी और को दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, हर दिन उस पर टैक्स लगा रहे हैं। तो मेरा कहना इतना ही था, यही कि डेमोक्रेसी के नाम पे हुकूमत चलेगी लेकिन डेमोक्रेसी को कमजोर की जाएगी
ऐसी ताकतें बहुत मजबूत हो गई हैं। हमें उस असली डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है, हमें उस असली डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आपको टीवी शो में मिलते हैं जो मुस्लिम नाम के होते हैं, और टीवी शो में जाके वो क्या करते हैं, वो मुसलमान के ही और इस्लाम को ही गलत तरीके से पेश करते हैं और 10,000 रुपया लेके आ जाते हैं। तो हमको उनको नहीं समझना है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं। लेकिन ये भी देखिए, लेकिन मुसलमानों की ताकत और इस्लाम की भी ताकत देखिए कि उसको एक नकली इंसान को भी बैठाना पड़ रहा है जी, क्योंकि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वही है, दलित पिछड़ा मुसलमान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, लेकिन उनके हक में कोई काम भी नहीं कर रहा। यही मुझे जो पहले की जो हुकूमतें होती थी कि कोई बादशाह घोड़े पे आया और कहा कि हम जंग लड़ेंगे और कल आप जीतेंगे या हम जीतेंगे। आजकल क्या है कि आज की जो सरकार है वो क्या कर रही है, अब देखिए आसाम में भी कुछ चल रहा है। अब ये भी देख लीजिए दिलचस्प बात, आसाम के जो लीडर हैं वो क्या कहते हैं, मदरसा से हमें कुछ लेना देना नहीं है। सुनिए, मदरसा से कुछ लेना देना नहीं है। मदरसा में बच्चे लोग क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? हम तो गवर्नमेंट स्कूल खोलना चाहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनो, है ना। तो अगर मदरसा के खिलाफ कुछ पॉलिसीज आती है तो ऐसा बोलना चाहते हैं कि कितने बड़े माइनॉरिटी कम्युनिटी के कितने बड़े खैर खा हैं। लेकिन ये देख लीजिए, उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में, उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई ये नहीं देखता कि अगर कितने मुसलमान का वहां पे दाखिला हुआ है, कितने मुसलमान वहां पे पहुंच पा रहे हैं। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्यों नहीं उनके लिए कुछ कोचिंग का हम इंतजाम करें। और एक बात देखिए, अगर 14% इस देश में मुसलमान हैं आंकड़ों के मुताबिक, वो 15 हो 13 हो, जिनको जो सोचना है, हम तो सरकारी डेटा के मुताबिक बात करें, 14 है, तो हम क्यों नहीं 14% हर जगह उनको हम क्यों नहीं नुमाइंदगी देते हैं? आप बताइए। आप देखिए जमहूरियत यूरोप के मुल्कों में देखिए, वहां पे क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को सही समझा जाता है। आपकी आबादी के तनासुब से आपको जगह दी जाएगी और उसको समझा जाता है मैच्योर डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ हम तो इसकी नकल करते नहीं है। हम किसकी नकल करें? हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। एक जमाने में लोग समझते थे कि एक तरह का कानून बेहतर है। आज यूरोप में समझा जाता है, बड़े मुल्कों में समझा जाता है तरह तरह के कानून अच्छे हैं। अगर हम गुलबर्गा में आए हुए हैं तो यहाँ रोटी भी मिल रही है, यहाँ चावल भी मिल रहे हैं, यहाँ बिरयानी भी मिल रही है। तो ये अच्छी सोसाइटी है ना। एक ही खाना क्यों खाएं, एक ही फूल क्यों रखें? तो डाइवर्सिटी जो है वो हायर फॉर्म है आपका यूनिफॉर्मिटी के। और अगर आप नेचर को उठा के देखिए, कुदरत को देखिए, तो कुदरत का भी निजाम जो है वो डाइवर्सिटी का है, तनोव है। आपको मैं एक पेपर पिछले साल एक जगह यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, आप किसी भी जंगल में जाइए, जो आपको कभी भी एक तरह के पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, वहां पे एक तरह के जानवर नहीं मिलेंगे। आपको बता दूं कि 19वीं और 18वीं सदी में जब सरमायादारी का जब निजाम आया और उन्होंने जब जंगल को देखा तो उन्होंने जंगल की स्टडी की और उन्होंने पाया कि अच्छा कौन सा पेड़ काम का है और कौन सा पेड़ काम का नहीं है। अरे ऊपर वाले ने जब पेड़ बनाया तो सब पेड़ काम का है। आप देख रहे हैं कि किसको बेचने से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये पेड़ से लकड़ी निकलती है तो एक काम का है, और ये तो पेड़ जो है बिल्कुल ऐसे ही घास पाते, कोई काम का नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उन्होंने क्या कहेंगे सदरकारी करनी शुरू कर दी। और उन्होंने क्या किया, एक ही तरह के प्लांट जिससे माल बन सकता है, बेचा जा सकता है, कमर्शियल, तो जो उस प्लांट की उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। उस प्लांट को उन्होंने कहा कमर्शियल क्रॉप। और जो क्रॉप उनके लिए काम का नहीं था उसको उन्होंने कहते हैं वीड, घास पात, बिल्कुल बेकार की चीज, जंगल झाड़ी टाइप का वीड। उन्होंने उस पेड़ को लगाया। जानते हैं उसका क्या हुआ नतीजा? कुछ दिनों के बाद वहां तरह तरह की बीमारियां आ गई, पेड़ सूखने लगे, फिर पेस्टिसाइड डाला गया और उसका ऐसा हुआ कि अपने ही जाल में आप उलझ गए। जो नेचर बनाता है, नेचर बनाता है हार्मनी के साथ। अगर एक पेड़ अगर है शीशम का तो उसने और भी बनाए हैं, वहां पे परिंदे बनाए हैं, जरासीम बनाए हैं, पेड़ पौधे बनाए, ताकि वो हार्मनी के साथ जी सके। हमको लगता है कि शीशम का जो पेड़ है वही काम का है और बाकी अगर काम का नहीं होता तो वहां आता कैसे हो। तो शीशम का पेड़ अगर आप सिर्फ लगाएंगे, एक ही तरह का पेड़ लगाएंगे, यानी यूनिफॉर्मिटी, हमें एक ही तरह के लोग चाहिए। अगर सब लोग 6 फीट का ही चाहिए,
5 फीट को खत्म कर दो, ये तो क्या इंसानियत चल पाएगी? आप बताइए। अरे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नाबीना थे, संगीत के बड़े बड़े लोग थे, तो क्या वो किसी काम के नहीं है? तो ये क्या है, एक डाइवर्सिटी जो है एक कुदरती चीज है, जो यूनिफॉर्मिटी है, एक सा कर देना सब चीज को, ये जाबिराना पॉलिसी है। ये हर जगह फेल हो रहा है, हर जगह फेल हो रहा है। हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भारत जो है, आप नहीं कह सकते कि भारत का मतलब यही कल्चर, भारत का मतलब वही कल्चर। मैं दिल्ली से यहाँ कर्नाटका में आकर, कितना बदला हुआ माहौल है आप बताइए। जबान, हाँ मिलती भी चीजें हैं, कॉमन चीजें भी हैं, मुश्तरका चीजें भी हैं। अगर हम कहेंगे सिर्फ इख्तलाफ है, ये भी बात सही नहीं है। ये मुश्तरका भी है और अलहदा भी है। उसमें हिंदू और मुसलमान में 10 चीजें मिलती भी हैं और 10 चीजें नहीं भी मिलती हैं। तो एक बेहतर समाज बनाने के लिए जो चीजें मिल रही हैं उसके बारे में हमें बात करना चाहिए। अगर हिंदू मंदिर जाता है और मुसलमान अगर मस्जिद जाता है और इस बात पे हम झगड़ते हैं, इस बात पे अगर हम झगड़ते हैं तो झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। हम ये बात क्यों नहीं सोचते कि दोनों परमात्मा को याद करता है? इस बात पे हम क्यों नहीं सोचते हैं कि दोनों स्कूल जाता है? इस बात पर क्यों नहीं सोचते हैं कि दोनों किसान हैं? इस बात पर क्यों नहीं सोचते हैं कि दोनों हिंदुस्तानी हैं? हम इस बात पे क्यों नहीं समझते हैं कि शहर की सफाई में दोनों का भला है? हम इस बात से क्यों नहीं सीखते हैं कि उर्दू जानने वाला अगर हिंदी जाने और हिंदी जानने वाला उर्दू जाने और कन्नड़ जानने वाला पंजाबी जाने और पंजाबी जानने वाला गुजराती जाने तो उसके बाद वोकैबुलरी बढ़ेंगे। दुनिया की कोई ऐसी जबान नहीं है जो कहे कि उसके सारे अल्फाज वही हुए हैं। अरबी के अंदर में भी देख लीजिए, अरबी के अंदर में बहुत सारे अरबी के वर्ड हैं, बहुत सारे अरबी के वर्ड नहीं है। बहुत सारे अरबी के जो वर्ड्स होते हैं उसके रूट और मादा आप निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अरबी के रूट है वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है। उर्दू की खूबसूरती इसी वजह से है। बहुत सारे हिंदी के शब्द मैंने उर्दू से सीखे, और उर्दू अब जब मैं लुगत देखता हूं तो लिखते हैं संस्कृत उसके साथ जी। तो ये चीजें वो खूबसूरती है, डाइवर्सिटी खूबसूरती है, सबकी बात मानना। ये खूबसूरती नहीं है कि आप लोगों को दबा दीजिए, जो भी दबाए मुझे लगता है। और ये बातें सिर्फ लीडरों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है, तंजीम के अंदर में भी लोगों के लिए है कि अगर तंजीम के अंदर में कोई अलग बातें रखता है तो उसका भी एहतराम करना चाहिए। उसको बाद में अगर कोई फैसला लेना है ठीक है, इजमा का भी कंसेप्ट है तो ठीक है, एक कोई फैसला लेने के लिए फैसला लेना पड़ता है। अब जिसकी बात नहीं भी मानी गई उसको भी ये बात समझ लेनी कि चलिए हमने अपनी बातें रख दी। इसीलिए आप देखिए कि मुस्लिम लोगों के बीच में भी अगर रख ले, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में देखिए कितनी मैं आपको मैं बता दूं, मैं 8-10 सालों से 12 सालों से 14 सालों से मेरा एक्सपीरियंस है उन लोगों के साथ, उठना बैठना खाना पीना जानना। मैं देखता हूं जिस बातों पर झगड़ते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं, उसका इस्लाम की बुनियाद से कुछ लेना देना नहीं। मैं इस्लाम का बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं मानता, लेकिन मैंने कुरान को कई बार उसका मुताला किया है, और मुझे जितने भी झगड़े मुसलमानों के बीच में दिखते हैं उससे कुरान में कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। कोई आप बता दे मेरे सामने। ये नहीं है कि नहीं ये तो है, जबरदस्ती नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कोई झगड़ा ही नहीं है। ये भी झगड़ा लोग अपने मफाद के लिए करते हैं, और मफाद के लिए करते हैं कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तो मुझे यही लग रहा है कि जो पीपल का कंसेप्ट है, हमें अपने पीपल को गढ़ना है, उनके पीपल को क्रिटिसाइज करना है कि आप पीपल की बात करते हैं लेकिन पीपल के लिए काम नहीं करते। आपकी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं माजरत के साथ जी, ये बात में मुकम्मल ली। तो यही वजह है कि ये हिंदुस्तान की खूबसूरत जहाँ मुख्तलिफ तहजीबें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं जी जी जी, तो कुदरत का भी ये निज़ाम है कि यूनिटी डाइवर्सिटी, उसी के तहत ये दस्तूर का आप हवाला दे रहे हैं जी जी जी, तो फिस्ताई ताकतें यही चाहती हैं कि ये दस्तूर को ही खत्म कर दिया जाए। जी जी जी। तो इसको हम कैसे डिफेंस करें? लेकिन मेरा ये मानना है कि वो सीधे खत्म करने उतने वो नहीं करना चाहते हैं। बिल्डिंग रहेगी लेकिन अंदर से ईंट गायब हो जाएगी ये है, क्योंकि उसकी वजह है किसी चीज को खत्म करने को संभाल नहीं पाएंगे। समझे ना? ये 24 के इलेक्शंस जो करीब है जी जी, अगर ये इलेक्शंस में अगर बीजेपी जीत रहा है जी जी, तो क्या आप सिनेरियो रहेगा? मुझे लगता है आपको और हमको जहां भी हैं
एक मुस्बत तरीके से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जो भी कर सके 2 वोट 4 वोट अच्छी जगह पे दिलाने के लिए लोगों से अपील और गुजारिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है किसी एक लीडर के आ जाने से और किसी एक लीडर के चले जाने से हिंदुस्तान की तारीख इतनी जल्दी कोई एक ताश का पत्ता नहीं है कि कोई एक इंसान उसको फूंक देगा और ये बातें गिर जाएंगी। देखिए होता क्या है, हमारे जेएनयू के कुछ दोस्त हैं तो जिनसे मिलिए वो यही बात करते, अरे जेएनयू पहले बहुत ही अच्छा था। सुन लीजिए, जो 80 में निकले वो कहते हैं जेएनयू 80 में बहुत अच्छा था। बिल्कुल 80 के बाद वो बिगड़ गया। जो 90 में निकले, अरे 90 तक जेएनयू बहुत ही अच्छा था। जो 2000 में निकले वो बहुत ही अच्छा था। हम लोग 2020 में निकले, अब हमको लगता है अब जेएनयू तो हमारे बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं आप लोगों से, मेरा अनुभव, मेरा तजर्बा बहुत कम है। मैं समझ सकता हूं कि हालात बहुत ही क्या कहें चैलेंजिंग है, लेकिन किसी एक लीडर के बदलने से तारीख नहीं बदलती है। तजाद वहां भी उभरेगा और बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश वहां भी हो जा रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें आ भी जा रही है। इसलिए फिर मैं वही बात कहूंगा, हम जो जितना कर सकते हैं करना चाहिए। और वही आपको मतलब बिल्कुल बेलौस खिदमत वाली बात, हम 4 लोगों से कहेंगे कि 4 लोग सही जगह पे वोट दें, वो नहीं जाएंगे वोट देने के लिए, हम उनके दरवाजे पे वेट करेंगे, फिर भी नहीं जाएंगे, हम उनको गोद में उठा के ले जाएंगे, फिर भी वो दूसरी पार्टी को वोट कर देंगे। ये उनका उनका इख्तियार है, लेकिन हमारा काम है उन तक बात पहुंचा देना। और हम तो यही चाहते हैं, देखिए हमने जो भी बात की, हम लोगों ने ना किसी सियासी पार्टी की हिमायत में बात बोली, ना किसी सियासी पार्टी की मुखालफत में हम लोग बात बोली। हम हिंदुस्तान की हिमायत में और हिंदुस्तान के विरोध में जो लोग हैं उनके लिए हमने बात कही। हमारी और आपकी यही कोशिश है, जो लिख सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो बोल सकते हैं वहां कीजिए। जो भी देश में जो लोग चाहेंगे हमको भी मानना पड़ेगा। देश के लोग अगर चाह रहे हैं कि देश अच्छा बने तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर उनकी कोई और मर्जी है, कुछ और करना चाहते हैं, तो नुकसान भी जो होगा उन्हीं का ज्यादा होगा, हमारा कम होगा। क्योंकि हम तो आज भी मजदूर हैं, कल भी मजदूर रहेंगे, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मैं यही सारी बातें यहाँ कहना आसान भी नहीं है, आप मेरे जज्बे को समझिए। हमें जो बन पाए वो करना चाहिए और कोई उम्मीद दूसरों से नहीं रखनी चाहिए कि हमें भी कुछ करेंगे। बेलौस काम करना चाहिए और आप जाइए, लोगों को जोड़िए। और मुझे पता है आपकी जो तंजीम जो है, मैं बहुत दिनों से, बहुत करीब से मैंने इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसी तंजीम और इस तरह के लोग इस तरह से इतने कम वसाइल के बाद में इतने बेहतरीन तरीके से दूसरे लोग चला पा रहे हैं। तो इसलिए भी आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैंने आपकी तंजीम के बारे में 75 साल जो है उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा मजमून भी इनकलाब के लिए लिखा था, उर्दू में ही है, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कादिर साहब को मैं दे दूंगा, आप लोग भी उसको देखिए। और मुझे भी जो कुछ जब मैं इधर आऊँगा तो आप लोगों से बिना मिले मैं जा नहीं पाऊँगा। और हम लोग टच में रहेंगे। आप भी दिल्ली आइए, जरूर मिलिए। मैं यहाँ जी राजनीति चल रही है जी जी हुआ उनके खिलाफ है, लेकिन बात ईवीएम पर आ गई ना। देखिए ईवीएम के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोग ईवीएम को लेके आवाज उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह के खदशात आपके दिलों में हैं, उस खदशात को मैं शेयर करता हूं। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में भी बैलेट से हो रहे हैं चुनाव, ठीक है। और जब एक बड़े तबके को लग रहा है, मान लीजिए कि ईवीएम बिल्कुल सही है, लेकिन एक बड़े तबके को लग रहा है कि नहीं ईवीएम में कुछ है, तो जो लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं उनको इस बात से क्या डर होना चाहिए? उनको भी तो आगे बढ़ के कहना चाहिए, ठीक है अगर आपको लगता है तो ऐसा ही कर लीजिए। अगर मुझे उर्दू बोलने आती है और उर्दू में जानता हूं, और आपने मुझे एक किताब उर्दू के दे दी, तर्जुमे कुरान मजीद जो लिखा हुआ, तो मुझे इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है? बोलिए क्या दिक्कत है? तो जो हुक्मरान जो लोग बैठे हुए हैं, मौदूदी साहब की किताब है, तो मुझे क्या दिक्कत है? जो बैठे हुए हैं उनको समझना चाहिए, इतना बड़ा मुल्क है, अगर वो चलाना चाहते हैं, अगर आपको लोग चाहते हैं और लोग वोट आपको भर भर के देते हैं, तो आप यूरोपियन कंट्री का ही ले लीजिए एग्जाम्पल। वहां भी बैलेट से ही चुनाव हो रहे हैं। अगर इस देश में कमजोर तबके को लगता है इस तरह की बात, तो कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी इसका खदशा दूर करना चाहिए। लेकिन
देखिए एक बात जान लीजिए, क्या होता है, तराजू अगर कोई पकड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा अगर क्या कहे, अगर डंडी मारेगा तो फिर उसकी दुकान भी बंद हो जाएगी। ठीक है, मुझे जी तो यही है जी, अदल और इंसाफ के साथ जो सिस्टम चलता है। और मैं मौलाना मौदूदी साहब का भी एक पर्चा है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कौमों का उरूज और जवाल। उसके अंदर में कुछ ऐसी बात, एक कौम के बाद दूसरी कौम आती है, जब वो रास्ते से भटक जाती है, जब वो अदल और इंसाफ नहीं कर पाती है, तो अल्लाह जो है दूसरे कौम को मुसल्लत कर देता है। तो ये चीज़ें, ये साइकिल है घड़ी का, ये क्या कहेंगे, ये घड़ी है, ये पहिया है, ये चलते रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो ऊपर बैठे हुए हैं और दिनों तक हुकूमत करें और राजपाट अपना चलाएं, भारत को और आगे लेके जाएं, लेकिन अदल और इंसाफ लेके चलेंगे तो और दिनों तक राज करेंगे। और अदल और इंसाफ लेके नहीं चलेंगे, डंडी मारेंगे, लोगों को बुरा भला कहेंगे, तो वक्त बदलता है और कब बदलेगा किसी को नहीं मालूम। किसी ने नहीं सोचा था कि औरंगजेब 1707 में उनका वफात होता है और उसके बाद अली मियां नदवी की एक किताब है अरबी में कि किरातुल राशिदा, उसको हम लोग पढ़ते थे। तो उसमें क्या है कि उसमें एक है एक्सप्रेशन कि बादशाह ऐसे बदले जाते हैं जैसे कपड़े बदले जाते हैं, कुछ इसी तरह एक्सप्रेशन है। तो उसी तरह से एक 17 के बाद लोग दीन धर्म सही रास्ते पे नहीं रहे तो बादशाह भी सवेरे बदले जाते थे, सुबह में आते थे और शाम को चले जाते थे। तो अगर किसी भी सिस्टम के अंदर में पायदारी चाहिए, उसके अंदर में अगर मजबूती चाहिए, अगर उसको मुस्तहकम बनाना है तो अदल इंसाफ चाहिए। ये बात मेरे लिए भी उतनी ही सही है जितना किसी तंजीम के लिए है, जितना किसी ताजिर के लिए है, जितना किसी ऑफिसर के लिए और जितना कि इस मुल्क के वजीर आजम के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी आप अपना काम कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको ऊपर वाले ने आपको भेज के कोई ऑफिस ऑर्डर, समझते हैं ना, एक फरमान निकलता है ऑफिस ऑर्डर। जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई तो एक ऑफिस ऑर्डर निकलेगा। मान लीजिए आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट पे अगर आप टीचर बन गए तो एक ऑफिस ऑर्डर निकलता है कि आपको टीचर मुकर्रर कर दिया गया। तो ऊपर वाले ने हमको भेज के कोई ऑफिस ऑर्डर नहीं दिया है, सुन लीजिए मेरी बात, कि आपको रिवोल्यूशन कर ही देना है, नहीं तो आप नाकाम इंसान साबित हो जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। आपसे जो बनता है वो कीजिए, आपसे जो बनता है वो कीजिए। जी 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 एक जी जी नहीं, वो देखिए एक बात सुनिए, अगर मैं फ्लाइट से दिल्ली से आया, सुन लीजिए, तो मुझे 2 घंटे लगे। मैं रेल से जाऊंगा तो 24 घंटे लगेंगे हैदराबाद से दिल्ली। अगर मैं साइकिल से जाऊंगा तो मुझे हो सकता है 10 दिन भी लगे या 20 दिन भी लगे। तो जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, चूंकि उनके पास ताकत ज़्यादा है तो जोर और ज़बरदस्ती भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो जिस कदर वो जोर और ज़बरदस्ती करेंगे, एक समय आएगा उतनी तेज़ी से भी उनका भी जवाल उसी तरह से हो जाएगा। इसलिए मैं वही बात फिर कह रहा हूँ, हमसे जो बन पाए वो हमें करना चाहिए। एक तालिब इल्म के तौर पे, एक मुलाजिम के तौर पे, एक इंसान के तौर पर, एक भारत का शहरी होने के नाते, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक गुलबर्गा का शहरी होने के नाते, एक किसी तंजीम के साथ का रुकन होने के नाते जो हम करें हमें करना चाहिए। जी भाई। अबे सर, आपकी बातों से मुझे एक शेर याद आ रहा है। बिल्कुल, बातों से मैं कंक्लूजन बात समझा हूँ। वो शेर ये है, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है जी, वहीं से मोहब्बतों का सवाल होता है। जी जी, किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बनता रहना कमाल होता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी जी जी, मेरे विजन में सिर्फ इतना ही है कि हमें डाइवर्सिटी, हमें मेल जोल के उसूल पे काम करना चाहिए। एक अच्छा बेहतरीन आइन हमारे पास है और अम्बेडकर जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ। 1946 में उन्होंने शायद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में कोई एक लेक्चर दिया था, तो उन्होंने कहा कि आइन और कानून बेहतर होने के बावजूद भी अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाला इंसान जो है, अगर उसके नीयत में
अगर खोट है, अगर वो ईमानदार नहीं है तो सिस्टम नहीं चलेगा। लेकिन अगर खराब कानून भी हो लेकिन वो आदिल हो, अदल और इंसाफ उसके दिल में हो तो सिस्टम को अच्छा चला सकता है। यानी हमारे पास कानून की और दस्तूर की कमी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले की कमी है। इसी कुरान को पढ़ के आप खाना लगाने के लिए यहाँ पे लंगर भी शुरू कर सकते हैं, और इसी कुरान को पढ़ के अगर आपका जहन सही नहीं है तो आप किसी से लड़ने भी जा सकते हैं। तो इंसानी विल का बहुत बड़ा रोल है, किस नीयत के साथ पढ़ रहे हैं। कुरान के बारे में कैसे कैसे नाकाबिल कबूल लोगों के तबसरे हैं। जब हमने सोच ही लिया है कि इसमें से 5 पॉइंट मुझे ऐसे निकालना है जिससे मैं रातों रात हीरो बन जाऊं, तो मैं उसको कभी भी सही स्पीड से नहीं पढ़ पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा। मैं कुरान को पढ़ा हुआ हूं, आपके सामने कह रहा हूं, छोटी मुंह बड़ी बात। कहां कुरान के अंदर में जिक्र नहीं है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम और रोजे रखो और तुम मिस्कीन और गरीब की मदद करो? कहां नहीं है। सोशल सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन एंड फेथ एंड वर्शिप। कितने लोग इस पे अमल करते हैं? बोलिए, कितने लोग अमल करते हैं? तो वही हो गई जो बात, अब पार्लियामेंट के सामने जाना है और वहां पे असेंबली में गिर जाना है। ये देवी हैं, ये देवता हैं, और एमएलए और एमपी को अपनी पार्टी में बुलाने के लिए सूटकेस को खोल देना। आज जो जज फैसला दे देता है, कल उस जज को कहा जाता है कि आपके लिए एक सीट हमने मुतय्यन कर दी। तो इंसान का विल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है विल। उस विल से बदलाव आएगा। और विल का मतलब ये नहीं कि हम अकेला आप रह के काम कीजिए, लोगों के साथ भी जुड़िए। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं तंजीम के साथ, कि हम अपनी बात को तो सही कहते हैं, अपने सवालात को उठाते हैं, लेकिन उसी शिद्दत के साथ हमें दूसरों की बातों को भी सुनने का हमारे अंदर में ताकत होनी चाहिए। और कई बार अगर आपकी बात न भी मानी जाए तब भी आपके अंदर में वो ताकत होनी चाहिए कि हम एक कलेक्टिव सोच है उसको माने और काम करें। ये नहीं, हम लोग कभी बचपन में जो है ना पिकनिक मनाते थे, 2-4 अंडे लेके आए और एक साथ पकाने लगते थे, और हर बात में कहते थे मेरा अंडा दे दो, हम पिकनिक में शामिल नहीं होंगे, मेरा अंडा दे दो। जब तक वो पिकनिक पूरा नहीं होता तो वो चलता ही रहता, मेरा अंडा, मेरा आलू दे दो, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। वो बच्चों वाली जो है ना, वो तो बच्चे खेलने के लिए करते हैं। लेकिन हम बड़े क्या होते हैं, बच्चों की तरह झगड़े भी करते हैं, लेकिन बच्चों की शराफत खत्म हो जाती है हमारी। तो हमें अपनी बात को रखना भी है, हमें अपनी बात को सामने भी लाना है, और हमें दूसरों की बात को भी सुनना है। हमें एक फर्द के तौर पे अपने विल पावर का भी इस्तेमाल करना है, और हमें एक जमात के साथ मिलकर कलेक्टिव भी काम करना है। ये इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, है ना। एक अच्छी चटनी वही होती है जिसमें थोड़ा खट्टा भी हो, थोड़ा मीठा भी हो, थोड़ा उसमें मिर्ची भी हो। जी आप एक जर्नलिस्ट होने के हैसियत से पूरे मुल्क की सूरत हाल क्या है, रहनुमा कैसी है? देखिए, मुझे लगता है लोग बुरे नहीं हैं, लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। अब कल की मैं बात बताऊं, कल मैं हैदराबाद से यहाँ गुलबर्गा आने के लिए मैंने ट्रेन लिया हुसैन सागर, और हुसैन सागर ट्रेन जो है वो तकरीबन गुलबर्गा पहुंचने से आधे घंटे पहले वाड़ी के पास आने तक आजान का टाइम हो गया। मेरे ही बोगी में एक गुलबर्गा की एक खातून और उनकी पतोह, डॉटर इन लॉ, और जो एक छोटी सी बच्ची थी, वो लोग बॉम्बे में रहते हैं, सकीना में, इतना ही मैं जानता हूँ। छोटी सी बच्ची थी उनकी, बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, 10 महीने की। जब आजान का वक्त हुआ तो वो जो 50 साल के तकरीब में जो खातून थी, पर्दा में ही थी, लेकिन बात बहुत ही खुल के कर रही थी, शायद मैं पहचान भी ना पाऊं, आवाज से पहचान पाऊं। उन्होंने मेरी तरफ एक खजूर दिया और कहा ये ले लो। तो मैंने कहा नहीं, आप रख लीजिए इसे, मैं रोजे से नहीं हूं। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि जो रोजे से नहीं भी होते हैं वो भी जब रोजा खोलते हैं तो वो भी खजूर खाते हैं। देखिए, ना मैं उनका नाम जानता हूं, ना मैं उनसे कभी दोबारा मिल पाऊंगा, लेकिन मेरे ऊपर कैसी मतलब कैफियत तारी हुई, कितना मुझे अच्छा लगा मैं बयान नहीं कर सकता हूं। और जो बड़ा खा रही थी, उन्होंने बड़ा के आधे टुकड़े को अपनी पतोह यानी
डॉटर इन लॉ को दिया और आधे को मुझे दे दिया। और मैं आपको बताऊं कि आजकल इंसान जितना जितना पढ़ता है उतना सोचता है, अरे कौन खाने को दे देगा, इनका हाथ साफ होगा कि नहीं होगा, क्यों खाएं, ये है, या हमारे अंदर में ये चीजें आने लगती हैं ना। लेकिन मैंने उसको खा लिया और फिर मुझे कुछ भी, कितना सही हूं हम, कितना बर्डन ले लेते हैं किसी चीज को कि ये ऐसा है वो ऐसा है। तो मुझे, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप बताइए, उन्होंने तो मेरे साथ कुछ भी, हिंदू और मुसलमान का कुछ भी भेद नहीं किया, लेकिन अगर आप टीवी चैनल को देखें तो वहां पे आग जल रही है ना, दो कौम लड़ रहे हैं और स्टूडियो के अंदर में थप्पड़ भी एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये जो सोशल मीडिया के आने के बाद उसका एक मुस्बत पहलू ये है कि अब चीजें उतनी दबती नहीं है, कहीं से वो चीजें सामने आ जाती है, जिसके ऊपर क्या होता है उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए कोई नमाज पढ़ रहा है और उसके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी, बदसलूकी कर दी, कोई इंतजामिया के आदमी, तो एक जमाने में ये चीज दब सकती थी, एक जमाने में कोई नहीं जान सकता था, कोई किसी को पीट सकता था, कोई किसी के ऊपर हमला कर सकता, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान अपने मोबाइल से उसको कैच कर देगा और दुनिया को दिखा देगा। तो ये तो उसका पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन निगेटिव पार्ट है कि हम एक फिक्टिशियस, एक फरेबी दुनिया में जी रहे हैं, जहां हमको लगता है कि इस मुल्क में बस एक ही काम है, हिंदू और मुसलमान का झगड़ा, और मुसलमान को अगर ठीक कर देंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये पंप किया जाता है डेली। मेरी माता जी ने कभी नहीं मुझसे जिंदगी में कहा होगा कि मुसलमान इस देश के लिए मसाइल है, लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का मास्टर जो कुछ जगहों से तरबियत लेने लगता है तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुल्क की आज़ादी में तो इन लोगों ने रोल अदा किया और इन लोगों ने तो पड़ोसी मुल्क का साथ दिया। तो हम जैसे जैसे पढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारी तालीमी जो सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम है, वो हमें करप्ट करती है ज़्यादा। आज भी मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इस देश में भोले और सच्चे हैं और इसी स्पिरिट के साथ मैं भी लोगों से मिलता हूँ। हाँ, कोई मुसलमान मुझे मार भी सकता है, कोई मुसलमान मुझे लूट भी सकता है, कोई मुसलमान मुझे गाली भी दे सकता है, लेकिन हम इसको ही क्यों सच्चाई माने? जो लोगों ने आज तक मुझे खजूर खिलाया, या आपके शहर में मैं आया बगैर जाने हुए एक साहब ने मुझे अपने पास रख लिया, इस चीज़ों को हम क्यों नहीं देखते हैं? तो हमें जो मुस्बत चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे इख्तलाफ जो है वो बाप बेटे के बीच में है, तो क्या बाप बेटा एक साथ नहीं रह सकते हैं? दो इंसान हैं तो उनके बीच में इख्तलाफ होगा ही होगा। इसलिए मुझे यही लग रहा है कि माहौल जितना खराब दिखाया जा रहा है उतना खराब है नहीं। हालात के हिसाब से लग रहा है कि बहुत हेवी क्लाउड्स, डार्क क्लाउड खड़े हैं आसमान पर, ये बरसेंगे तो क्या होगा इसका? नहीं, घबराना नहीं है। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी, लेकिन मेरे अंदर में चीजें आती हैं, घबराना नहीं है। आप जो कर सकते हो जरूर कीजिए, बिल्कुल जी। मेरा कहना ये था, वक्ती तौर पर हम बहुत सीरियस होकर सोचते हैं जी, ये सोच लगातार चलने के लिए क्या करना चाहिए? हम ऑर्गेनाइजर नहीं है जी, मेरा बेसिक समझ गया। देखिए, आप मुझे बताइए, आप नमाज 5 बार क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? रिवॉल्यूशन के बाद काउंटर रिवॉल्यूशन क्यों आता है? बरसात के बाद फिर गर्मी का मौसम क्यों आता है? बुद्धिज्म इस देश में फैल गया, लेकिन उसके बाद बुद्धिज्म को लोगों ने दबा भी दिया। बोलिए, तो ये इंसानी जो चीज़ है, अगर कुरान के ही हवाले से अगर आप लेंगे तो जो शर है और खैर है वो तो इसका भी तो डायलेक्टिक्स चलता रहेगा। तो हमें अपने राह पे बने रहना है, और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमें अपने फ़राइज़ को अंजाम देना है। बाकी बहुत सारी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है और हमें बार बार उसको करना पड़ेगा, बार बार। आप मुझे देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस 10वीं में पढ़ी, 12वीं में पढ़ी, 14वीं में पढ़ी, 18वीं में पढ़ी, 20वीं में पढ़ी, 30वीं में पढ़ी, और 5 साल 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, फिर पढ़ूंगा। ये चीज़ें चलती रहती है। लता मंगेशकर जैसी बहुत बड़ी जो सिंगर हैं, उनको भी बार बार रियाज करना पड़ा और करना पड़ता था। और एक बार आशा भोसले ने एक बात कही कि बरसात बॉम्बे में हो रहा था और प्रैक्टिस करने के लिए वो बरसात में आई और भीग गई और 2 घंटा प्रैक्टिस करके गई। उनको ये भी लग सकता था, अरे मुझसे बड़ा सिंगर कौन है, मुझे क्या जरूरत है प्रैक्टिस करने की। तो इसीलिए नहीं, हमें रोज काम करना होगा, रोज काम करना पड़ेगा। और यही तो स्पिरिट होता है ना, स्पिरिट इसी तो कहते हैं। बहुत लंबे रेस का घोड़ा है,
एक काम करने के लिए काम करना पड़ता जी। है, ऑर्गेनाइजेशन काम होगा तो बेहतर होगा, ये मेरा कहना है। बिल्कुल बेहतर होगा। ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। और वक्ती तौर पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लंबे समय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, जो आपकी तंजीम है, जो भी आप लोगों के पास जो सिस्टम है, मुझे तो नहीं लगता है कि और दूसरे उसकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि सामने वाले जो बददिमागी बढ़ा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजर है जी। कश्मीर से कन्याकुमारी। उसकी एक वजह है, वो भी ऑर्गेनाइज नहीं है। वो वजह है कि जिनके मफाद में काम कर रहे हैं उनको पैसा बहा रहे हैं जी। मैं कह रहा हूं, आपके दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने कैडर बाकी तंजीमों के साथ है, उससे शायद उनके पास कैडर कम है, चूंकि उनके पास जलेबियां इतनी आ गई हैं कि बहुत सारे लोग उस जलेबी खाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पे ये मसला खुल के बताना चाहिए। आप समझ रहे हैं जी, आप समझ रहे हैं, मेरी बात सुनिए। अगर एक गांव है और इस गांव के अंदर में अगर मैं जाऊं ये कहने के लिए कि इस स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों के लिए पानी नहीं है, स्कूल में सिस्टम नहीं है, आओ चलें मास्टर जी से मिलें, प्रिंसिपल से मिले, उनसे इल्तिजा करें कि हमारे बच्चों के लिए बेहतर तालीम के लिए आप कुछ काम कीजिए। मैं अपने इलाके में बताता हूं, हमारे इलाके में गैर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं और उसमें भी आला जात के लोग जाता है। मैंने अपने गांव में देखा ही नहीं, लोगों से आप जाकर पूछिए कि स्कूल नहीं चल रहा, उनको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो भड़काऊ इशू है उसमें बहुत सारे लोग तैयार हैं, आप जाके बोल दीजिए, झूठ बोल दीजिए, ये करना है वो करना है, उसके लिए तैयार है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि देश बदल गया है। सही काम करने के बाद लोग जल्दी साथ नहीं देते हैं। आप मजदूरों की मजदूरी के लिए काम कीजिए, आपसे लोग झगड़ा करने लगेंगे, लेकिन आप ठेकेदारी करना शुरू कीजिए और कुछ पैसा आ जाता है तो सब कुछ सही माना जाता है। इसलिए वो किन के लिए काम करें, गोदामें किन की भरी जा रही है आप बताइए, बड़े बड़े एयरपोर्ट किन को दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन किन को दिए जा रहे हैं, बोलिए, तो वो क्यों नहीं पैसा देंगे। और पार्टियां कैसी होती हैं आप बताइए, जब पैसा आएगा तो पार्टियां होता है ना, कॉन्फिडेंट है। मैं भी जब हैदराबाद से चला तो मुझे लगा कुछ पैसे कम पड़ जाएंगे, मैंने अपने एक दोस्त से कहा, उन्होंने 2-3 हज़ार रुपये डाल दिए तो मैं कॉन्फिडेंट फील करने लगा। हाँ, है ना, बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंट है ना, वो पैसा आता है। अभी देखिए वो क्या क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या क्या चीजें आई हैं। अगर आपको तंजीम को मिलेगा काम करने के लिए 100 रुपया और उनकी तंजीम को मिलेगा 100 करोड़, तो आपकी राह में पत्थर नहीं पैदा हो गए। इसीलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी तो बात करनी है, हमको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी काम करनी है। आपकी तंजीम ने इस पे वक्त पे ऐसे प्रोग्राम कराते हैं कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ चलना, इस पे बात नहीं होती है। मुझे याद है 2014 के इलेक्शंस के बाद दिल्ली में आई थिंक वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कराया था इसके ऊपर प्रोग्राम, मेरे पास नोट्स हैं कि नहीं हमें तनासुब, आबादी के तनासुब से सीट शेयरिंग के लिए काम करना चाहिए, कुछ मिले उनको। मिसाल के तौर पर मायावती जी, बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में 2014 में उनका वोट परसेंटेज अगर मुझे याद है 17 या 18% या कुछ था उत्तर प्रदेश में, या 20%, और उनको सीट्स पता नहीं बहुत ही कम मिली थी। तो भाई अगर आप इलेक्शंस लड़ते हैं, मान लीजिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, तो तेलंगाना में अगर उसको 2% वोट मिले तो 2% सीट उनको भी दो, वो जीरो क्यों हो जाते हैं। हमारे इलेक्शंस का क्या है खामी, जो एक वोट भी ज्यादा लाया, मान लीजिए मुझे वोट आया 1000 और आपको आ गया 1001, तो भाई 1000 के पास भी तो अवामी हिमायत है, उसके लिए भी तो कुछ सीट दो। तो हमारे लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होनी चाहिए। क्या चला, 1 इलेक्शन 1 नेशन, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, 1 तो 1 पीपल 1 वेज क्यों नहीं, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। एक व्यक्ति को मार दो, उसकी खून का कीमत पानी से भी सस्ता, दूसरे इंसान की खून की कीमत बहुत ही महंगा, ये नहीं होना चाहिए। मैं यही बात आपके साथ कह रहा हूं कि जरूर वो काम कर रहे हैं लेकिन पैसा भी उनके पास है, ये नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमें उदास नहीं होना चाहिए, आप सही रास्ते पे हैं, इस पे आपको खुशी होनी चाहिए। जी, जी जी जी।